अच्छा, ये सब हमने कर लिया, ठीक है। एरे हो गया, फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, फाइलिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। अब ये आपका डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर डायग्राम, एसडीएलसी, टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। और इस सीक्वेंस में आ रहे हैं ट्रेस टेबल, उसके बाद फिर एरर एंड एरर करेक्शन सूडो कोड, ठीक है। और फ्लो चार्ट, लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्ट। तो पहले इस पे जाते हैं। ये आ गया डीकम्पोजिशन। अच्छा, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना इन पार्ट्स सो दैट कि वो एटॉमिक हो जाए, यानी एलिमेंट जो एटॉमिक हो जाए, यानी फर्दर ब्रेक डाउन ना कर सके। तो लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, सब पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए उसको एड्रेस करना आसान हो जाता है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ कंप्यूटर सिस्टम्स, सब सिस्टम एंड डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन किया हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन एंड पीपल, यानी ये सब पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। फिर कह रहे हैं सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम एंड फर्दर इनटू स्मॉलर सब सिस्टम, यानी सब सिस्टम का भी सब सिस्टम, until each problem a single action, परफॉर्म अ सिंगल एक्शन। इतना आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं कि वो एक सिंगल एक्शन को परफॉर्म करे। ईच, until each परफॉर्म अ सिंगल एक्शन, ठीक है, इतना ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसके लिए हम डीकम्पोजिशन टेक्निक यूज करते हैं। सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ टॉप डाउन डिजाइन। ये टॉप डाउन होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विद कंप्यूटर सिस्टम, डीकम्पोजिशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन इनटू। हमने सूडो कोड पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था देयर इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर। ये चार चीजें डीकम्पोजिशन के अंदर होती है, ठीक है ना। जब आप डीकम्पोज करेंगे तो आपने देखना है कि इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है और स्टोरेज क्या है। तो नॉर्मली वैसे इन तीन से ही मसला हल हो जाता है। तो स्टोरेज एडिशनल, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मेथड। डिजाइन में ये तीन मेथड आते हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। सूडो कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्लो चार्ट भी कुछ किया है, फर्दर आज करेंगे। और उसके बाद स्ट्रक्चर डायग्राम करेंगे। अब ये देखो, आधा का। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पेपर बेस्ड क्वेश्चन आज। आइडेंटिफाई थ्री थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट आफ्टर प्रॉब्लम हैज बीन डीकम्पोज। तो आंसर बताएंगे आप लोग। आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट आफ्टर प्रॉब्लम हैज बीन डी, कितने पार्ट्स होते हैं अभी आपको बताया मैंने। Sir, it is divided into subparts, subsystems. पार्ट वन का नाम क्या होगा? Sir, sir, इनपुट, main इनपुट program. ये देखो ना। Oh, हाँ, input, process, output, storage. हाँ, चार पार्ट्स होते हैं ना इनपुट्स, इसमें तीन पुट है। व्हाट इज इन व्हाट इज पुट इनटू द सिस्टम, यानी साथ में डिफाइन भी करता हूँ। प्रोसेस, एक्शन टेकन टू अचीव अ रिजल्ट, ठीक। आउटपुट, व्हाट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। स्टोरेज, मैंने कहा था स्टोरेज एडिशनल है, व्हाट नीड टू बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। अगर आप यूज नहीं स्टोर नहीं करना चाह रहे तो आपको ये ऑप्शनल है, लेकिन इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट कंपलसरी है। क्योंकि इनपुट अगर प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस अगर आउटपुट नहीं होगा। स्टोरेज इज एडिशनल और ऑप्शनल। समझ आ गया? ये फॉर्म समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर डायग्राम। जी सर। स्ट्रक्चर डायग्राम का मतलब यही होता है कि हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, ये भी पार्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ही होता है कि हम पिक्टोरियल फॉर्म में प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम शोज हायरार्की, हायरार्किकली हाउ ईच कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड अप इनटू अ सेट ऑफ सब सिस्टम। तो सब सिस्टम कहते हैं। अब ये आपका मेन सिस्टम है, इसके हमने तीन पार्ट कर दिए, सब सिस्टम वन, सब सिस्टम टू, सब सिस्टम थ्री। फिर सब सिस्टम वन में फर्दर डिवीजन आ गई, सब सिस्टम 1.1, सब सिस्टम 1.2। तो आप प्रॉब्लम को उस वक्त तक ब्रेक डाउन कर सकते हैं जब तक कि वो एक सिंगल टास्क को परफॉर्म ना कर ले। इससे क्या होता है, आप ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, हमें पूरा सॉफ्टवेयर बनाना तो हम पूरा एज ए होल नहीं बनाते। हम उसके पहले सब सिस्टम बनाते हैं। हम देखते हैं जी फीस सिस्टम पहले बना लें, फिर एडमिशन सिस्टम बना लें,
फिर एग्जामिनेशन सिस्टम बना रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना रहे हैं, फिर लाइब्रेरी सिस्टम बना रहे हैं, फिर अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं। इस तरह हमने 5-6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर उनकी भी फर्दर डिवीजन होगी, फिर सिस्टम बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन फर्दर सब सिस्टम होंगे। अब इसके पेपर में क्वेश्चन आ गए, ये दिया हुआ है पेपर में, आया था सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम। ठीक, पार्ट ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम allow the user to enter detail for a new destination or select a previously saved destination, display direction in the form of visual map or as a list, draw a structured diagram for this part of the satellite navigation system। तो इसमें जो मेन सिस्टम है ना वो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। अब इसके दो पार्ट हैं, एक ये है और दूसरा ये। तो अभी आपको मैंने बताया था, इसका मतलब है कि आपने इसको डीकम्पोज करना है, करना हमने डीकम्पोज। तो डी जब डीकम्पोज करना होता है तो हमने देखना होता है कि इसमें इनपुट क्या है, ठीक है, और आउटपुट क्या है, और प्लस प्रोसेस क्या है। ठीक है, समझ आई प्रॉब्लम, समझ में आ गई आपको? जी सर। एक सेकंड। अच्छा, अब देखें, इसमें जो मेन पार्ट है ना सेटेलाइट नेविगेशन, ये आपका प्रोसेस है। इसके हमने दो पार्ट कर दिए, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट का भी फर्दर उसने दिए हुए ऑप्शन कि इनपुट कैसे हो सकता है, न्यू डेस्टिनेशन एंटर करेंगे या पहले से जो सेव्ड है वहां से डेटा आ जाएगा। अब ये डेटा सारा यहाँ जाएगा, इनपुट ये प्रोसेस करेगा और आउटपुट को शो कर, आउटपुट डायरेक्शन इन दी फॉर्म ऑफ मैप और लिस्ट की फॉर्म में शो कर देगा। तो ये हायरार्किकल डायग्राम होती है, ठीक है। मेन मेन हायरार्की होगी, सब हायरार्की, सब हायरार्की, फिर इसकी फर्दर सब हायरार्की, फिर सब हायरार्की, सब पार्ट या सब मॉड्यूल कह लें। समझ में आया कि हमने क्या किया? जी सर। आप प्रॉब्लम को फिर पढ़ लें, ये आपको बनाना आना चाहिए, बनाने को आती है। देखो ये पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई, आपने स्ट्रक्चर डायग्राम बना दो। तो आपने सबसे पहले देखना है कि मेन सिस्टम का नाम क्या है, वो आपने यहाँ से उठा लिया। इसके अंदर दो इनपुट, और एक ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और खुद ये प्रोसेस है, खुद ये, क्योंकि इनपुट से प्रोसेस होता है, प्रोसेस से आउटपुट आता है। अलाउ द यूजर टू इंटर डिटेल। अब इंटर डिटेल का मतलब इनपुट होगा फॉर अ न्यू डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनेशन के थ्रू इनपुट हो सकता है, और अ सेलेक्टेड प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन, तो दो इनपुट हो गए। फिर डिस्प्ले डायरेक्शन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल मैप और एज ए लिस्ट। बस इसी चीज को हमने पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर दिया। ये क्लियर? जी सर। जी सर। अब ये देखिए, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम। ठीक है, ये मैंने पूरा बताया हुआ। द फूड ऑर्डरिंग सिस्टम अलाउ द यूजर टू एंटर द डिटेल ऑफ द फूड they want to order and to pay for the order, displays food available as picture or as a list, complete the structure diagram for the given part of the food ordering system। ठीक है, तो क्या होगा, द फूड ऑर्डर सिस्टम अलाउ द यूजर टू, तो ये इनपुट हो गया, दे वांट टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर द ऑर्डर, डिस्प्ले द फूड अवेलेबल एज पिक्चर और एज अ लिस्ट। तो इसका तो दो आउटपुट हो गए और दो इनपुट हो गए, और ये आपका मेन प्रोसेसिंग पार्ट है। तो ये सर देखिए, input details of food। हाँ ये अगर यूजर इनपुट आ गया, ठीक है, ये पूरा इनपुट है, ये क्या है, पूरा इनपुट। अब input। इनपुट कैसे कर सकते हैं, डेटा द फूड
दे वांट टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर द ऑर्डर। ये पेमेंट भी कर रहे हैं, ये ऑर्डर भी कर रहे हैं और पेमेंट भी कर रहे हैं। तो दो इनपुट हो गए, और आउटपुट पिक्चर की फॉर्म में आएगा और लिस्ट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम इसकी दो डिवीजन कर लेंगे, एक यूजर इनपुट और एक डिस्प्ले ऑप्शन। अब यूजर इनपुट आप कैसे कर सकते हैं? चूज डिस्प्ले, एक ऑप्शन ये है कि डिस्प्ले से इनपुट कर लें, तीसरा डेटा एंटर कर लें, और चौथा पे बिल। तो ये पे बिल, इसके तीन पार्ट हो गए। और डिस्प्ले ऑप्शन में पिक्चर आ जाएगा और लिस्ट आ जाएगा। इसका तो मतलब है अगर हम डिस्प्ले ऑप्शंस को हम आउटपुट करते तो सही होता। नहीं, डिस्प्ले ऑप्शन वो नहीं आता, पूरा एक मेन्यू आ जाता आपके सामने। तो वो अच्छा। मैकडोनल्ड गए होंगे ना, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड गए हैं आप? जी सर। तो उसमें आपने देखा होगा ना, वो डिस्प्ले लगा होता है। आप उस पर क्लिक करते जा जाते हैं, मेन्यू आ जाता है, मेन्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये पूरा डिस्प्ले, चूज डिस्प्ले, यानी आप मैनुअली इंटर नहीं कर रहे, डिस्प्ले से चूज कर रहे हैं। और दूसरा मैनुअल इंटर भी है, ये मैनुअल इंटर हो गया। जब ये या तो आप चूज डिस्प्ले से इंटर करेंगे या मैनुअल इंटर करेंगे, उसके बाद पे बिल, बिल भी उसी में पे करेंगे। तो ये तीन इनपुट आ रहे हैं। कितने इनपुट आ रहे हैं? 3। देखो यहाँ पे, अलाउ द यूजर टू इंटर डिटेल ऑफ द फूड दे वांट, ठीक है, टू ऑर्डर एंड टू पे फॉर द ऑर्डर। ठीक है, समझ आ गया? तो ये डिस्प्ले ऑप्शंस क्या, ये आउटपुट है, ये प्रोसेस है, मतलब। ये द प्रोसेस, ये प्रोसेस तो ये है, ये यूजर अच्छा। इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है। डिस्प्ले जो करेगा ना, देखो पिक्चर की फॉर्म में करेगा, ये लिस्ट आ जाएगी। आप जैसे यहाँ से इंटर करेंगे ना, यहाँ से इंटर करेंगे ना, तो आपके सामने या तो पिक्चर आ जाएगी या फिर लिस्ट आ जाएगी। ये देखो ना, 1 मार्क फॉर हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये पूरा जो बनाएंगे इसका 1 मार्क। 1 मार्क फॉर सुटेबल नेम फॉर सब सिस्टम। एक सब सिस्टम ये हो गया, एक सब सिस्टम ये हो गया। अब इसके भी सब सिस्टम, ठीक है, और इसके भी सब सिस्टम। 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन इनपुट, ये आ गया। 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाइबल आउटपुट, तो ये आउटपुट आ गया। इस तरह डिवीजन की, ठीक है। ठीक है सर। देखो एक क्वेश्चन फिर आ गया, आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट वेज दैट द डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी प्रेजेंटेड। अभी हमने पढ़ा था पीछे, स्ट्रक्चर, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड है। स्ट्रक्चर डायग्राम बना ले, फ्लो चार्ट बना ले, सुडोकोड बना ले। पीछे पढ़ा था ना, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड है, स्ट्रक्चर डायग्राम बना ले, फ्लो चार्ट बना ले, या सुडोकोड बना ले। यानी किसी भी प्रॉब्लम को, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करना है। ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई 3 डिफरेंट वेज दैट द डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी प्रेजेंटेड। 3, या तो सुडोकोड बना रहे हैं जो हम करते आ रहे हैं, फ्लो चार्ट अभी करेंगे, पहले भी किया है, स्ट्रक्चर डायग्राम वही हम कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आगे SDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं और प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। यानी बेसिकली ये फेजेस हैं या स्टेजेस हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। पहली बात तो याद रखें, दीज आर फेजेस और स्टेजेस टू सॉल्व दी, या टू राइट दी अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज। यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, रिटेल सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, बिल्डिंग मैनेज, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए इन स्टेजेस से उस सॉफ्टवेयर का पास होना जरूरी है। सबसे पहले एनालिसिस होती है, सबसे पहले एनालिसिस होती है। एनालिसिस में क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बेसिकली डेटा गैदरिंग एक्टिविटी है कि आप डेटा गैदर करते हैं, तो करंट प्रॉब्लम को उसके सिनेरियो में अंडरस्टैंड करते हैं कि हो क्या रहा है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन टू स्पेसिफाई व्हाट अ प्रोग्राम डज। यानी आप उस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिसको आप कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं, उसके लिए डेटा गैदर करते हैं, उसको रियल वे में अंडरस्टैंड करते हैं। फिर
जब आपका एनालिसिस अच्छी तरह हो जाता है, यानी आप सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं अच्छी तरह, तो फिर आप अपना डिज़ाइन करते हैं। जो पीछे भी हमने पढ़ा, फ्लो सूडो कोड बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे, ताकि आप, क्योंकि जब तक एनालिसिस अच्छा नहीं होगा डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा तो कोडिंग नहीं होगी, कोडिंग नहीं होगी तो टेस्टिंग सही नहीं होगी। तो यूजर स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड with the program specification from analysis to show how the program should be developed, यानी प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर बने होगा कैसा, उसके लिए ये सारी टेक्निक यूज करेंगे। जब आपका डिजाइन बन जाएगा तो फिर आप कोडर के पास जाएंगे, यानी प्रोग्रामर के पास जाएंगे। अब क्लाइंट ने जो सॉफ्टवेयर आपको कहा हुआ है उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोडिंग कर देंगे। पाइथन का कहा है तो पाइथन बनाएंगे, जावा का कहा है जावा बनाएंगे, विजुअल बेसिक का विजुअल बेसिक बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट का जावा स्क्रिप्ट बनाएंगे। राइटिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम और सूट ऑफ द प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे आप प्रोग्राम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, यानी किसी लैंग्वेज के थ्रू उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू सॉफ्टवेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो फिर आपने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग द कंप्लीटेड प्रोग्राम टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स अंडर ऑल कंडीशन। पहले तो आप डमी डेटा डाल के चेक करेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर एज पर रिक्वायरमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर जाके यूजर साइड में इंस्टॉल कर देंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हम यूजर की साइट पे जाकर प्रॉपर इसको डिप्लॉय कर देंगे। फिर यूजर का डेटा, जो एक्चुअल डेटा, उसको उसको लेके हम इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट काम कर रहा है। जो भी इसने रिक्वायरमेंट दी हुई, जो भी इसने कहा है कि ये वाली रिपोर्ट बनने की, हर तरह की रिपोर्टें चेक करेंगे कि वो प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग अभी आगे आएगा, डिफरेंट टेस्टिंग होती है, और मेंटेनेंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने ये 4 फेजेस याद रखने, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, ये चीज़ अच्छी तरह याद। यहाँ पे दिया है फ्रंट डेवलपमेंट साइकिल, इसीलिए साइकिल कहते हैं कि एनालिसिस से हम जाते हैं डिजाइन, डिजाइन से कोडिंग, कोडिंग से टेस्टिंग, फिर एनालिसिस। तो ये पूरा साइकिल है, चलता रहता है। व्हेन क्रिएटिंग एनी न्यू प्रोग्राम, डेवलपर फॉलो अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। इट इज अ साइकिल एंड नॉट अ लीनियर प्रोसेस, यानी लीनियर नहीं है, ऐसे नहीं है या वापस नहीं जा सकते। लीनियर प्रोसेस बिकॉज आफ्टर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर it is often necessary to go back to the start of the process again if something has been discovered during development. तो चेंजेस भी आ जाती हैं, लॉ चेंज हो जाते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है ड्यूरिंग। जब आप एनालिसिस पर, डिजाइन पे पता लगा कि कुछ चीज़ कम रहेगी, तो वापस आप जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं, यानी ऐसे भी जा सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही जाएंगे वापस कि पहले एनालिसिस किया, डिजाइन किया। हर किसी भी लेवल पर आइडेंटिफाई हो सकता है कि प्रीवियस स्टेज पर कोई डेफिशिएंसी रहेगी, उसको जाके आपने कवर अप करना है। अब ये एनालिसिस की कोई डिटेल दी हुई है। स्टेज 1 एनालिसिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। द क्लाइंट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन और द एंड यूजर, ये सिंगल यूजर भी हो सकता है और पूरी कंपनी हो सकती है। दिस स्टेज में इन्वॉल्व यूएनपीसी सेशन, नेगोशिएशन, डेटा कलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी एज मच एज इंफॉर्मेशन आपने गेन करनी है, गैदर करनी है एनालिसिस स्टेज पे। थारो एनालिसिस इज क्रूशियल टू अवॉइड रेपिटेटिव करेक्शन एंड डिलेज इन द प्रोसेस। क्योंकि अगर आपने थारो एनालिसिस नहीं की, डिजाइन पे चले गए, डिजाइन पे जाके पता लगा कि भाई अभी भी कोई डेफिशिएंसी रहती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाए, या उसको सिस्टम को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हमें दोबारा जाके एनालिसिस करनी चाहिए। इससे टाइम वेस्ट होगा, आपकी कॉस्ट बढ़, टाइम वेस्ट होने का मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आगे प्रोजेक्ट में जो आपने टाइम दिया और डिलीवर करने का वो भी गड़बड़ हो जाएगा। इन द एनालिसिस स्टेज यूएनपीसी सेशन एंड नेगोशिएशन आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बाय, यानी आप इंटरव्यू करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को क्लियर करना। जब आप क्लियर होंगे तो डिजाइन सही, तो ही इसका डिजाइन सही बना सकते हैं। These sessions involve discussion, clarification, and reaching agreement on the project scope. So they help ensure that both the client and development team have a clear understanding of the project needs and goals. क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी और बाद में कुछ और बन गया तो क्लाइंट आपको पैसे नहीं देगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट भी सारी ज़ाया हो जाएगी, रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि एनालिसिस स्टेज बहुत अच्छे तरीके से हो। एनालिसिस जितना अच्छा होगा, डिज़ाइन उतना परफेक्ट बनेगा, और डिज़ाइन जितना परफेक्ट बनेगा, कोडिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। कोडिंग अच्छी होगी तो टेस्टिंग अच्छी होगी, टेस्टिंग अच्छी होगी तो आप उसको डिप्लॉय करने में आसानी हो जाएगी, वरना आपका डिप्लॉयमेंट स्टेज रह जाएगी, फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये स्टेज 2 यूसी एनालिसिस का पार्ट है, रिक्वायरमेंट। आफ्टर इनिशियल डिस्कशन एंड एनालिस्ट विल स्केच आउट द रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट को स्केच कर लेगा ताकि उसको आइडिया हो जाए कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। लिमिटेड रिसोर्सेज और टीम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मे इम्पैक्ट दिस प्रोसेस। रिसोर्सेज कम है, नंबर ऑफ आपके पास वो स्किल्ड वर्कर कम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कम है, ठीक है, ये इसको इम्पैक्ट कर सकता है। टू मेक टास्क अचीवेबल एंड मिनिमाइज रिस्क, इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट अ फिजिबिलिटी स्टडी। अब ये एक रिपोर्ट बनती है, ये एनालिसिस से पहले बनती है, याद रखना।
ये कि हमें इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कॉस्ट वाइज क्या ये हमारे लिए अब क्या हम कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर हम कॉस्ट को बेयर भी कर ले तो इसका इसके बेनिफिट इसके कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं, इस चीज़ को हम बेसिकली स्टडी करते हैं। उसको कहते हैं फिजिबिलिटी, यानी ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे फिजिबल नहीं तो हम एनालिसिस स्टेज पर नहीं जाएंगे। A field study report is created to highlight problem and suggest possible solution। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट सोल्यूशन दे सकते हैं, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, हाई कॉस्ट, डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर हम जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ना बनाए तो उसकी जगह पे क्या करें, अल्टरनेटिव क्या होते हैं, यानी डिफरेंट अल्टरनेटिव देंगे फिजिबिलिटी स्टडी के। अच्छा, ये हमने पीछे पढ़ा था डीकम्पोजिशन, यहाँ फिर आ गया एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टेज 3 इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रिक्वायरमेंट। Abstraction focus on selecting relevant information and ignoring irrelevant data। Abstraction का आप इस तरह समझा सकता हूँ। Abstraction का मतलब है कि आप जो सॉफ्टवेयर का ऑपरेटर होगा या जो भी क्लाइंट है उसको सिर्फ वही सॉफ्टवेयर दे जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। मतलब उसको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कोड कैसे काम करना है, उसका कंसर्न ये कि कोड को काम करना चाहिए। काम कैसे कर रहे हैं वो कंसर्न नहीं, काम काम करना चाहिए, मतलब उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपका कंसर्न गाड़ी चलाना है, ये कंसर्न नहीं कि इंजन कैसे काम करता है। तो इंजन की डिटेल हाइड कर ली जाती है आपसे, तो अननेसेसरी डिटेल को जो हाइड करने को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको शो की जाएगी। और डीकम्पोजिशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। तो प्रॉब्लम को जितना ब्रेक डाउन कर दें उतना इजीली हो जाता है प्रॉब्लम को हैंडल करना। So there are key element of computation thinking helping to solve complex problem by simplifying them into smaller part। तो decomposition का मतलब है कि smaller part में प्रॉब्लम कन्वर्ट कर ले। जैसे मैंने आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल दी थी कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पॉसिबल जो मॉड्यूल बनेंगे, एक फीस सिस्टम का बनेगा, एडमिशन सिस्टम का बनेगा, एग्जामिनेशन सिस्टम का बनेगा, लाइब्रेरी सिस्टम या अटेंडेंस, ये 5 पॉसिबल मॉड्यूल बनते हैं। तो आप एक एक करके बनाए, सारा एज ए होल ना बनाए। तो जब सारे बन जाए एक एक करके बना लेंगे, पांचों मॉड्यूल बना लें, फिर पांचों को इंटीग्रेट कर दें तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा और पूरा स्कूल आपके हाथ में होगा। एब्स्ट्रैक्शन की यहाँ थोड़ी एग्जांपल दी हुई है। अ पर्सन विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, टी बैग होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, व्हाइट मग होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, कैटल होना चाहिए, ये कंसर्न इन्फॉर्मेशन जो आपको। अब एब्स्ट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या हो सकता है, जो इसको वी कैन इग्नोर द कलर ऑफ द मग एज दिस इज नॉट रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कलर, मग का कलर इररेलेवेंट है। ये जस्ट उन्होंने एग्जांपल दी एब्स्ट्रैक्शन की कि जो इंफॉर्मेशन कंसर्न नहीं है उसको आप हाइड कर लें या इग्नोर कर लें। डीकम्पोजिशन की यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दी हुई है। प्रॉब्लम, अ पर्सन विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी, दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 स्मॉलर प्रॉब्लम, वाटर, कंबाइन, पर्सनलाइज एंड सर्व। तो इन्होंने 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में। सबसे पहले वाटर, fill the kettle with water and heat it until the reaches boiling point। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि आप इसको कंबाइन करें चीज़ें, ऐड द वाटर टू अ टी बैग इन आइदर अ टी पॉट और मग एंड लीव फॉर अ सेट टाइम, ताकि वो मिक्सिंग हो जाए। पर्सनलाइज, रिमूव टी बैग फ्रॉम वाटर, pour टी into a mug and add the sugar and milk to taste। ये पर्सनलाइज हो गया। चौथा स्टेप, सर, स्टीर द टी एंड ड्रिंक इट फ्रॉम द मग। तो एक अ पर्सन विशेस टू मेक अ कप ऑफ टी को इसने 4 हिस्सों में डिवाइड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ठीक है। जी सर। अब ये डिजाइन स्टेज आ गई। इन द डिजाइन फेज डेवलपर कंटिन्यू डीकम्पोजिशन फ्रॉम द एनालिसिस फेज। कुछ डीकम्पोजिशन एनालिसिस स्टेज पे करी और फर्दर डीकम्पोजिशन डिजाइन स्टेज पे करेगा। विजुअल ऑफ द एंड प्रोडक्ट आर डाउन ड्रॉन अप इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डायग्राम। देखिए स्ट्रक्चर डायग्राम में हमने प्रॉब्लम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में डिवाइड कर लिया। टू विजुअलाइज द कोड, तो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में जब प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। फिर कोडिंग फॉर दीज विजुअल रिप्रेजेंट बिगिन एट द स्टेज, तो डिजाइन के बाद कोडिंग शुरू हो जाएगी। डेवलपर क्रिएट फ्लो चार्ट टू शो हाउ द डीकम्पोज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल रन। फ्लो चार्ट से आपको पूरा फ्लो समझ में आ जाता है, ठीक है। अभी हम फ्लो चार्ट करेंगे तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा, इंक्लूडिंग डिसीजन एंड इनपुट। इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, सब फ्लो चार्ट में बताया था।
सूडोकोड रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं प्रॉब्लम को। सूडोकोड इज डेवलप टू डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इंस्ट्रक्शन इन प्लेन टेक्स्ट में प्रॉब्लम को राइट अप कर लेते हैं तो कोडिंग करने में और आसानी हो जाती है। सूडोकोड हेल्प इंश्योर इंस्ट्रक्शन मेक सेंस बिफोर द एक्चुअल कोडिंग प्रोसेस बिगिन। कोडर के लिए बहुत आसानी होती है अगर उसको आप सूडोकोड बना के दो, वरना वो खुद सोचेगा करना कैसे। ये सारा काम देखें, डिजाइन तक एनालिसिस हो गया, डिजाइन हो गया, ये सारा काम पीस ऑफ पेपर पे होता है। प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टेज पे होती है। प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टेज पे होती है। फ्लो चार्ट, मेकिंग अ कप ऑफ टी, द वाटर स्टेज। ठीक है। A flow chart for the particular decomposed problem might look like this. तो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। स्टार्ट, pour वाटर इनटू द कैटर, ये प्रोसेस हो गया। स्विच ऑन द कैटर, प्रोसेस हो गया। इज द वाटर बॉइलिंग, यस होगा तो एंड हो जाएगा, नो होगा तो ये वापस वेट करता है। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में इन्होंने बताया। फिर कोडिंग स्टेज आ गई। कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग का मतलब है कि आप बार बार चेक कर रहे हैं। कोडिंग करने के बाद आप चेक कर रहे हैं कि कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट्स नोन एज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। प्रोग्रामर राइट कोड फॉर डिजाइन मॉड्यूल, डिजाइन के बेसिस पे हम कोडिंग राइट करते हैं, इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। जो भी इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, वो हम इसके थ्रू कर लेंगे। द इंडिविजुअल मॉड्यूल आर देन लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट सॉल्यूशन। एनालिस्ट प्लान अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी which include a detailed test plan for all program to be tested. तो ये कोडिंग हो गई। अब टेस्टिंग शुरू हो रहा है। टेस्टिंग रिक्वायर अ वेल डिफाइंड टेस्ट स्ट्रेटजी। टेस्टिंग रिक्वायर अ वेल डिफाइंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी। The system is divided into small section tested for input, output and validation rule. Validation rule की बेस पे आप चेक करते हैं। Test data is used for all tests. Unit testing check individual part of the code. Integration testing verify the combined code forming the complete program. Integration testing का मतलब है कि पहले आपने ना मॉड्यूल टेस्टिंग करी। मॉड्यूल का मतलब होता है कि जैसे फी सिस्टम एक मॉड्यूल है, एग्जामिनेशन सिस्टम सेकंड मॉड्यूल है, एडमिन सिस्टम थर्ड मॉड्यूल है, अटेंडेंस सिस्टम फोर्थ मॉड्यूल, लाइब्रेरी पांच पांच मॉड्यूल में मैंने पहले मॉड्यूल टेस्टिंग करी। अब मैंने इन सबको इंटीग्रेट करके टेस्ट करना है, यानी सबको मिला के ज्वाइन करके पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट। द टेस्टिंग टर्म द टेस्टिंग टीम रिपोर्ट एरर टू प्रोग्रामर एंड टेस्टिंग इज रिपीटेड अंटिल नो एरर आर फाउंड। अच्छा, इसमें फिर ये टेस्टर भी ना अलग होते हैं, प्रोग्रामर खुद नहीं होगा, वो टेस्ट एक पूरी टेस्टर की टीम होती है। ये अमेरिका में बड़े पैसे मिलते हैं इस टीम। तो टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, एज पर रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, फिर वो बताते हैं कि कौन कौन से आउटकम जनरेट नहीं हो रहे, कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, फला एरर, फिर प्रोग्रामर उसको रेक्टिफाई करता है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेज एंड एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेज। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द एनालिसिस। तो एनालिसिस का पर्पस पूछ रहे हैं आपसे। एनालिसिस इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अ सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट व्हाट द प्रोग्राम नीड टू डू टू प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन। ठीक है। अ सिस्टम एनालिस्ट विल यूज द इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर टू फाइंड आउट व्हाट इज नीड। तो एनालिसिस के अंदर ये अच्छा डाटा कैसे गैदर कैसे होगा, इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सर्वे करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत सारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करेंगे, और ये सारा काम एनालिसिस स्टेज होता है। तो एनालिसिस क्या होता है, इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर अ सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट व्हाट द प्रोग्राम नीड टू डू टू प्रोवाइड द दैट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल मैंने जो आपको वीडियोस भेजी तो उनमें ये एसडीएलसी कवर अप हो चुका होगा, है ना। जी सर। तो यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब टू अदर स्टेजेस ऑफ द प्रॉब्लम लाइफ साइकिल, वो देख लेते हैं। टू अदर स्टेज आप कह सकते हैं ये डिजाइन है। डॉक्यूमेंट द टास्क रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन यूजिंग स्ट्रक्चर चार्ट एंड pseudocode. कोडिंग, राइट द प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड। तो हमने दो स्टेजेस बता दी, डिजाइन के बारे में और कोडिंग के बारे में। द स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, एनालिसिस, डिजाइन, coding and testing. There is a lot to do as the program need to be written and fully tested. ये मेरे पास पार्ट बी का है।
अब देखो इसका एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ गए. स्टेट टू फीचर दैट शुड बी इंक्लूडेड टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम. गिव अ रीजन व्हाई ईच फीचर शुड बी यूज्ड. एक है मीनिंगफुल आइडेंटिफायर. जब हम सूडो कोड बना रहे थे, याद है, हम वेरिएबल नेम जो होते हैं. जैसे मैंने कहा था, राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर. अब आपने वहां पे वेरिएबल ए ले लिया, बी ले लिया. अब ए और बी काम तो करेगा, वर्केबल तो है, यानी आपसे इनपुट ले लेगा. और सी को आपने सम के लिए आपने सी रख लिया है, फर्स्ट इनपुट के लिए ए रख लिया, सेकंड इनपुट के लिए बी रख लिया. लेकिन ये वेरिएबल मीनिंगफुल नहीं है. तो कह रहा है अपने प्रोग्राम को रोबस्ट बनाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखें. मतलब ए की जगह आप क्या रख लें, नम वन रख लें. मैंने एन वन कर दिया. बी की जगह मैंने एन टू कर दिया, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है. या नम पूरा नम वन लिख लें या नम टू लिख लें. और सी की जगह मैंने सम रख. अब ये सम जो है ज़्यादा मीनिंगफुल है. तो कह रहा है टू एनेबल प्रोग्रामर और फ्यूचर प्रोग्रामर टू इजीली रिकग्नाइज द पर्पज ऑफ वेरिएबल. अगर मैं ए बी सी यूज़ करूंगा तो उसको उसका पर्पज समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर नम वन नम टू रखा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये दो वेरिएबल है जो इनपुट ले रहे हैं, या एरे का नाम, या कांस्टेंट टू इनेबल इजी ट्रैकिंग ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट एरे थ्रू द प्रोग्राम. ये पहला पार्ट समझ में आया आपको. जी सर. और दूसरा, अभी जब 15 मार्क्स में तो आपसे कहेगा कि कमेंट यूज करें, तो कमेंट के लिए हम ये दो लाइन लगाते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश यूज ऑफ कमेंट. क्योंकि ये बेसिकली डिफाइन कर रहा था कोड पर कि आपके को इस लाइन का पर्पस क्या है. एनोटेट ईच सेक्शन ऑफ प्रोग्राम सो दैट अ प्रोग्रामर कैन फाइंड स्पेसिफिक सेक्शन so that the programmer knows the purpose of that section of the code. तो तीसरा इन्होंने दे दिया, उन्होंने दो पूछे थे, तीसरा प्रोसीजर एंड फंक्शन तो मेक प्रोग्राम मॉड्यूलर एंड इजियर टू अपडेट और ऐड फंक्शन. देखो मैंने सम का एक अलग प्रोसीजर बना दिया, सॉरी किसका, अच्छा ऐड का मैंने अलग बना दिया. अगर इसमें एरर आएगा तो मैं इधर चेक कर. सब्ट्रैक्ट का मैंने अलग बना दिया, डिवाइड का मैंने अलग बना दिया. यानी मैंने प्रोग्राम को चार प्रोसीजर में या चार फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया. मल्टीप्लाई का अलग बना दिया. इससे क्या होता है, मेरी जो प्रोग्रामिंग एफर्ट है वो कम हो जाती है. और मुझे मेरे लिए बहुत आसान है कि प्रॉब्लम किस मॉड्यूल में आ रही है. मॉड्यूलर प्रॉब्लम का मतलब है कि ये आपका मेन मॉड्यूल है, दिस इज एम. आपने उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिए, ये एम वन हो गया, एम वन एक मॉड्यूल हो गया. ये मैंने पूरे मॉड्यूल को चार हिस्सों में, एम टू एक मॉड्यूल हो गया. इसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, कि आप डिफरेंट मॉड्यूल बनाएंगे. ये मॉड्यूल थ्री हो गया और मॉड्यूल फोर. अब हर एक का अलग फंक्शन होगा या अलग प्रोसीजर होगा. तो जहां भी इशू आ रहा होगा मैं जाकर उसको एड्रेस करूंगा, इसको एड्रेस कर लूंगा जहां भी इशू आ रहा है. लेकिन एज ए होल प्रोग्राम बनाऊंगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है. तो मेंटेन में इसका जो क्वेश्चन को समझना है. गिव अ रीजन व्हाई ईच फीचर शुड बी यूज्ड. स्टेट टू फीचर दैट शुड बी इंक्लूडेड टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम. यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसको आप इजीली मेंटेन कर सकें. तो इसमें आप मीनिंगफुल आइडेंटिफायर आपको हेल्प करते हैं, यूज ऑफ कमेंट हेल्प करते हैं. आपने अपने प्रोग्राम को प्रोसीजर और फंक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. यानी प्रोग्राम पूरा आपके कंट्रोल में आ जाएगा. ये क्लियर है, ठीक जी है. सर. टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट. कौन सा होगा. एनालिसिस. अच्छा, सही है. क्या पार्ट है. आप दोनों जूम चैट पे लिखें एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है. ठीक है, अफान आप भी लिख के भेजें.
ये फान आप लिख रहे हैं? जी सर, मैं लिख रहा हूँ एक चीज। चले पहले ये देख लें। सिंप्लीफाइंग दी प्रॉब्लम, पहले डिफाइन करें। रिमूविंग unnecessary detail from the problem or selecting element required. Filtering out irrelevant characteristic from those guys. तो कम से कम 2 पॉइंट लिखे ताकि 2 मार्क्स आ गए। सिंप्लीफाइंग प्रॉब्लम सो दैट रिमूविंग unnecessary detail from the problem, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये राइट करें जूम चैट पे। ये देख लें, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। जब आप डीकम्पोज करते हैं तो ये चार, इन 4 पार्ट की बेसिस पे करें। You can identify and describe one other stage of program development life cycle. यहाँ पे तो बता दी थी ना कौन सी थी, एनालिसिस और स्टेज एनालिसिस। तो अब सेकंड स्टेज कौन? टेस्टिंग। टेस्टिंग। डिजाइन, ठीक है। अगर एनालिसिस बताया, डिजाइन डिटेल ऑफ सॉल्यूशन सेट आउट, आपने इसको डिफाइन भी करना है। कोडिंग, प्रोग्राम इज डेवलप्ड। टेस्टिंग, प्रोग्राम इज टेस्टेड पर एरर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब हम आगे वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। वैलिडेशन का मतलब होता है, दो चीजें आप समझ लें। एक होता है राइट डेटा, राइट डेटा, इसका मतलब होता है वेरिफिकेशन। यानी डेटा एज पर सोर्स होना चाहिए। इसके दो मेथड हैं, डबल एंट्री और विजुअल चेक, स्क्रीन चेक या विजुअल चेक। और दूसरा होता है डेटा राइट, यानी डेटा आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनपुट करना है, जो इंस्ट्रक्शन आपको दी है उसकी डेटा राइट कहता है। वो होता है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में आ जाता है रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक और फॉर्मेट चेक। 5 डिफरेंट चेक्स दिए हैं जो कि वैलिडेशन। सर कंसिस्टेंसी चेक कुछ होता है? वो बिल्कुल कंसिस्ट चेक भी होता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है। या वो अकाउंट्स में होता है? वो कहीं भी हो सकता है। कंसिस्टेंट चेक का मतलब वही है ना, क्या कहते हैं इसका, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी से रिलेट करता है कि सेम होना चाहिए। अच्छा। वो प्रेजेंस चेक से रिलेट कर रहा है। या एक एग्जिस्टिंग चेक भी होता है। चेक तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये दिए हैं, रेंज चेक, लाइन चेक, टाइप चेक, प्रेजेंस चेक और फॉर्मेट। एक एग्जिस्टेंस चेक भी होता है। ये जरा पढ़ लें, गो थ्रू कर लें क्विकली। सर एग्जिस्टेंस चेक प्रेजेंस चेक की तरह ही है। हाँ बिल्कुल उसी तरह। नहीं, प्रेजेंस चेक का मतलब होता है कि आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और एग्जिस्ट चेक का मतलब है कि वो ना लिस्ट से आ जाती है कि ये लिस्ट के अंदर ये आइटम होने चाहिए, जैसे सिटी के नाम या कंट्री के नाम। अच्छा।
ओके सर। समझ आ गया? अफान आपने पढ़ जी लिया? आपने ऑलरेडी किया जी हुआ है ना सर। ये? हाँ, आपने जी तो जी ऑलरेडी सर, मैंने तो जी जी। किया। अब ये यहाँ पे फर्दर डिटेल दी कि इंश्योरिंग दैट डेटा हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफर और इनपुट आपको कंप्यूटर रेफर टू एज वेरिफिकेशन। अच्छा, जब इनपुट कर रहे हो या डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो सोर्स डेटा और टारगेट डेटा दोनों सेम होना चाहिए। इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस इन डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब तो सेम एंड डेटा कम्युनिकेशन एमिंग टू कंफर्म दैट द डेटा रिसीव्ड एग्जैक्टली द सेम एज द डेटा इज सेंट। आप डेटा इनपुट कर रहे हैं वो सोर्स से मैच करना चाहिए, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो भी सोर्स से मैच करना चाहिए। टारगेट और सोर्स दोनों सेम है। इसका पहला मैथड डबल एंट्री पढ़ लें फटाफट। एक मिनट में आ रहा हूँ, आप इसको गो थ्रू कर लें। व्हाट इज मेंट बाय डबल एंट्री? जी पढ़ लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। तो ये सेकंड मेथड है वेरिफिकेशन का, विजुअल चैट। ये भी पढ़ लें फटाफट।
जी सर पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जी सर। अभी इसका थर्ड मेथड होता है पैरिटी चेक। आपको याद है पेपर वन में हमने पढ़ा था वो। जी सर चैप्टर 2। हाँ, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, तो ये भी वेरिफिकेशन का ही पार्ट होता है। तो इसको क्विकली पढ़ लो, पढ़ना है इसकी। जी सर पढ़ लिया। अब ये पढ़ लें, वैलिडेशन चेक। जी सर नेक्स्ट।
See you, sir. Next. अब इसके क्वेश्चन आगे. डिस्क्राइब पर्पस ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन चेक ड्यूरिंग डेटा एंट्री, इंक्लूड एन एग्जांपल फर्स्ट. तो ये जूम चैट पे लिखें. वैलिडेशन चेक क्या होता है, एग्जांपल. वेरिफिकेशन चेक क्या होता है, उसकी एग्जांपल. अभी हमने पढ़ा. सर हो गया. अच्छा, ये चेक कर लें. यहाँ पे लिखा हुआ है टू टेस्ट if the data entered is possible or reasonable or sensible. ठीक है, तीनों सही है. A range check test that data entered the within a specified period. ये example होगा. 1 mark for example. Allow any correct validation check as an example. Range, length, type, presence, format, etc. Verification check क्या है? To test if the data input is the same as the data that was intended to be input. ठीक है, source और target data same होने चाहिए. Double entry check is example. Expect each item of data to be entered twice and compare both entries to check they are the same. ठीक है, इसका राइट आंसर बताएं. ये अफान आप बताएं. अभी आवाज आ रही? कीजिए एक सेकंड सर. ठीक. सर 15 होगा. बी. ठीक है. 15 होगा. हाँ 15 है. बी है. Verification check can be made on input data.
Take one box to show which check is a verification check on input. सर Checksum, इसका double entry, echo check, parity check. डबल एंट्री होगी, डबल चेक सर पैरिटी डी। चेक हो सकता है। देखते हैं। प्रॉब्लली डबल एंट्री चेक है, लेकिन हमने पैरिटी बिट किया है। नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन इनपुट डेटा, ओह अच्छा। तो डबल एंट्री चेक होगा। सर डबल एंट्री हो सकता है, लेकिन हमने पैरिटी चेक भी तो ये किया है। ट्रांसमिट देखो, ये ट्रांसमिशन में यूज होता है, इको चेक ट्रांसमिशन में यूज होगा, पैरिटी चेक भी ट्रांसमिशन में। अच्छा। इनपुट, ऑन इनपुट, दो दो मेथड है, या तो आप इनपुट पे चेक करते हैं या ट्रांसमिशन पे चेक करते हैं। तो ये जो ओके। चेक सम है ना, ये जब ट्रांसमिट होने के बाद चेक करेंगे। इको चेक भी ट्रांसमिट होने के बाद चेक करेंगे, पैरिटी चेक भी ट्रांसमिट होने के बाद चेक करेंगे, ठीक। इनपुट के टाइम पे नहीं होता ये, इनपुट के टाइम पे ये होता है डबल एंट्री चेक। आप उसी वक्त वेरीफाई करते हैं। चलो। अच्छा, जो टेस्टिंग का पार्ट आ गया। टेस्ट डेटा इंश्योर दैट एन एल्गोरिथम वर्क एज एक्सपेक्टेड, completing all part of the solution with no error. So it is used with the trace table to check pseudocode and flowchart work as expected. तो सेट ऑफ टेस्ट डेटा आ रही हो, तो पूरा टेस्ट डेटा होता है, सेट ऑफ टेस्ट डेटा होता है जिसके बेस पर हम टेस्टिंग करते हैं। ये है आपके सिलेबस में। नॉर्मल टेस्ट, एबनॉर्मल, एरेनियस, बाउंड्री और एक्सट्रीम। नॉर्मल क्या है? टेस्ट डेटा दैट इज एक्सेप्टेड एंड द एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू वर्क विद। ये नॉर्मल डेटा जो है वो विद इन रेंज होता है, उसको नॉर्मल कहते हैं। एबनॉर्मल या एरेनियस टेस्ट डेटा दैट इज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट करना जरूरी है बाय द एल्गोरिथम एज नॉट सुटेबल। बाउंड्री क्या है? एट ईच बाउंड्री टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, वन वैल्यू इज एक्सेप्टेड एंड द अदर वैल्यू इज रिजेक्टेड। और एक्सट्रीम क्या है? द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट नॉर्मल डेटा कैन टेक, यानी ये एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो बाउंड्री में एक्सट्रीम में बड़ी कंफ्यूजन होती है। दोनों सिमिलर है, लेकिन इस फर्क क्या है? ये बाउंड्री में एक वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए और एक वैल्यू रिजेक्ट होनी चाहिए। एक्सट्रीम में दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड हो। सर वैल्यू मतलब कभी कभार लार्जेस्ट वैल्यू एक्सेप्ट हो सकता हाँ, अभी ये डिटेल आ रही है ये सारे में। है, स्मॉलेस्ट। ये सब आएगा, ये देखें, पहले नॉर्मल पढ़ लें, इस तरह पढ़ लें इसी तरह। कौन आपने जाना है?
ठीक सर, पढ़ लिया। नेक्स्ट। समझ आ गया? ओके, यस। अभी थर्ड एंड फोर्थ देखो। सर ये 2 आवर का क्लास है? रखा तो मैंने 3 आवर्स का है। अच्छा। आपने 3 आवर्स कर लेंगे ना, ताकि मैं चाह रहा हूँ निबड़ जाए अच्छा पर। सर या हम टू, कौन सा टॉपिक कंप्लीट तक करेंगे? एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। आप टॉपिक देख लें। देखो, हमने ये कर लिया ना, एरे 1D एरे 2D एरे हो गया। जी। फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन कल कर लिया था ना हमने। सीजर भी हमने कर लिया था। ये सारे हो गए, ये बताओ। जी सर, ये सारे हो गए। अब जो हमारे चल रहे हैं, डिकम्पोजिशन एब्स्ट्रक्शन हो गया। बताते रहे। सर फिर हमारा वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो गया। स्ट्रक्चर डायग्राम भी हो गया। स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, नहीं स्ट्रक्चर डायग्राम वो बॉक्सेस वाला नहीं पढ़ा अभी। जी सर, वो पढ़ा है हमने। SDLC प्रोग्राम डेवलपमेंट ये भी हो गया हमारा। यस। टेस्टिंग अभी चल रहा है। वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो गया। अब जो मेन टॉपिक है ना, ये ट्रेस टेबल रहता है, एरर करेक्शन रहता है, फ्लो चार्ट रहता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों टॉपिक भी आज हो जाएं। फिर हमारा ओके लीनियर सर। सर्चिंग और बबल सॉर्ट रह जाएगा। अच्छा, मैंने आपको लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्ट की वीडियोस भेजी हूँ। बेटर ये है कि पहले आप इनको देख लो, तो ओके। ये टॉपिक और आपके लिए तो सर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। आप लीनियर सर्च बबल सॉर्ट कल करा देंगे? हाँ, मैं कल करा दूँ। ये तीनों भी कर लेते हैं ना, ओके। ताकि ये, क्योंकि कल पता ठीक है क्या, सर। मैंने ईयरली भी डिस्कस करना है और 15 मार्क्स भी डिस्कस करना है। ओके। ठीक है ना? तो आपकी डबल लर्निंग हो जाएगी ना, एक तो आपने वीडियो से कर ली और एक यहाँ से कर ली। फिर हमारे ठीक पास है एक सर। मंडे बच जाएगा ना, फिर मंडे। समझ आई? रिविजन करना। और रिवीजन भी यस। करना है चीज़ें, आपके क्वेश्चन आंसर ये वो। तो हमारा भी टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग खत्म हो गया, बस एक दो क्वेश्चन। आप टॉपिकल कर रहे हैं? यस। बस ये पढ़ लो फटाफट। 3 घंटे में इसीलिए रखी ना, ताकि ये मैक्सिमम टॉपिक निबट जाए, फिर रह जाएंगे ये। जी सर। ठीक है सर, नेक्स्ट। हाँ, इसका आंसर जूम चैट पे लिखो। ठीक है सर, मैंने आंसर लिख लिया। सर बाउंड्री टेस्ट डेटा, स्ट्रीम टेस्ट डेटा, नॉर्मल टेस्ट डेटा। ये चेक करो, देखो इसको इस तरह देंगे ना। 10 क्या है, बाउंड्री है। ये अब नॉर्मल भी हो सकता है। द प्राइस शुड बी रिजेक्टेड, वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज।
हम्म। बाउंड्री में भी एक आता है ना, एक रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है। जी। 9.9 क्या है, बाउंड्री है या एक्सट्रीम है या नॉर्मल है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं, द प्राइस शुड बी एक्सेप्टेड, वैल्यू इज विद इन नॉर्मल, आपने रीजन भी देना है। 10, नॉर्मल डेटा है, इनपुट शुड बी रिजेक्टेड, वैल्यू इज रॉन्ग टाइम, क्या ये रीजन है। ठीक है सर। हाँ, इसका आंसर राइट करो। दूसरा लिख रहे हो भी? जी सर। सर एंटर क्लिक करते हुए सेंड हो जाता है। ठीक। ठीक है सर, लिख लिया। तो ये कह रहा है कि 1 मार्क फॉर वैल्यू और 1 मार्क फॉर एप्रोप्रिएट रीजन। वैल्यू आपने मार्क टू लिख दी, बाउंड्री शुड बी एक्सेप्टेड एज वेट, ओके, विद नहीं जा रहा। वैल्यू टू TWO लिख दिया, एरियस है या नॉर्मल है, शुड बी रिजेक्ट। अच्छा सर, हमें एग्जांपल देना है। हाँ, एग्जाम्पल देना। अच्छा। कह रहा है ना कि गिव विद रीजन विद टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेस्ट डेटा दैट कुड बी यूज फॉर द बेबीज वेट, ईच रीजन मस्ट बी डिफरेंट। तो वो 2 किलोग्राम इज एटलीस्ट 2 किलोग्राम, मतलब टू ये है, इसी को हम टू लिख देंगे तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है सर। वैल्यू टू यानी आपने यहाँ वैल्यू बतानी है, वैल्यू वन, वैल्यू टू। ठीक है, समझ आए? जी सर। इसका राइट करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट।
ये आ गया समझ में? To ensure that program work as expected and reject any invalid data that is input. So normal data to check the result of a search calculation. जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम ट्रेस टेबल पे आ गए, ठीक है। पहले किया आपने ट्रेस टेबल? सर मैंने किए, लेकिन मैं ट्रेस टेबल में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हूँ हम्म। जनरली। तो इसके लिए पहले तो रजिस्टर अरेंज कर लो अपने पास, है अभी? जी सर। अभी है, ये लाना पड़ेगा। सर है। बस ठीक है, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दूंगा तो आपने करना है, ठीक। ओके। फिर उसका डेटा क्या है, एक सेकेंड।
अच्छा अभी देखो, सबसे पहले ये पूरा एक टेबल आपको बना हुआ दिया जाएगा ना, आपने इसमें कॉलम ड्रॉ, ये देखो इस तरह बना हुआ है, वेट, रिजेक्ट और टोटल सारा खा दिया। फ्लो चार्ट जब भी शुरू होगा या ट्रेस टेबल, पहले तो हम देखेंगे इनिशियल वैल्यू क्या है, ये इनिशियल वैल्यू। तो वेट के नाम से कॉलम बना हुआ है, रिजेक्ट के नाम से बना हुआ है, टोटल वेट के नाम से बना हुआ है। तो टोटल वेट की इनिशियल वैल्यू 0 आपने यहाँ सेट कर देनी है, रिजेक्ट के नाम से जो इनिशियल वो पहले आपने सेट कर, पहली लाइन में। ठीक है, फिर आप प्रोग्राम के यस अंदर सर। इंटर हो गए। इनपुट वेट, पहला इनपुट ये 13 है, तो 13 के कॉलम में, वेट के कॉलम में आपने सेकंड रो में ये 13 इनपुट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे। अब ये कह रहा है इज वेट ग्रेटर देन 25, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नो सर। तो इसका मतलब राइट साइड पे नहीं जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, टोटल वेट 0 प्लस वेट 13, तो टोटल वेट 13 ही हो जाएगा, देखो उसी लाइन में ये शो ऑफ कर, क्लियर? ओके। फिर ये नीचे आ रहा है, यहाँ फिर पूछ रहा है इस टोटल वेट ग्रेटर देन 100, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? नो सर। तो हम ऊपर चले जाएंगे वापस, नेक्स्ट इनपुट 17, तो वो आपने यहाँ पे थर्ड रो में डाल दिया, क्लियर? जी सर। अब ये वैलिड होगा, 17 ग्रेटर देन 25 कंडीशन ट्रू हो रही है, नो सर। तो फिर इधर आ जाएगा। तो 13 और 17 के साथ 30 होता है, ये 30 आ गया, ये हो गया। यस। फिर नीचे आ जाएंगे, इस टोटल वेट ग्रेटर देन 100, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं सर। फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 26। 26। 20, अच्छा फिर 26 इज ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू हो रही है, यस सर। तो ये इधर चला जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है? रिजेक्ट 0+1, तो देखो रिजेक्ट का कॉलम अपडेट होगा 0 का, सही, और वापस ये इनपुट की तरफ चला जाएगा, क्लियर? जी सर। अब नेक्स्ट इनपुट क्या है? 25, ठीक है, 25, 25 ग्रेटर देन 25, नो सर। नीचे आ जाएगा, तो वेट अपडेट हो जाएगा, तो 25 प्लस 30। तो कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। फिर नीचे आ गया, टोटल वेट ग्रेटर देन 100, क्या कंडीशन ट्रू हो रही? नहीं सर। फिर तो अब ये वापस आ जाएगा, नेक्स्ट इनपुट क्या है? 5, ये 5 आ गया, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर इट्स नॉट ग्रेटर देन, नो सर। तो इधर आ जाएगा, तो वेट, टोटल वेट 60 हो जाएगा। जी। इस वेट टोटल वेट ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? नहीं सर। तो वापस उधर चला जाएगा, ठीक है। ठीक तो है। अब क्या इनपुट होगा? 10, तो 10 ग्रेटर देन 25, कंडीशन नो। ट्रू है फॉल्स है? फिर नीचे आ जाएगा, तो मतलब 70 हो जाएगा, है ना, इसी जी। लाइन में। इज वेट ग्रेटर देन 100, ट्रू है फॉल्स? नो सर, इट्स फॉल्स। वापस वापस चला जाएगा, नेक्स्ट इनपुट क्या है? 15, 15। तो ये कंडीशन यहाँ भी फॉल्स हो जाएगी, नीचे आ जाएगा, तो 85 हो जाएगा, सही। जी। नीचे आ जाएगा 85 ग्रेटर देन 100, ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। इधर आ जाएगा, नेक्स्ट इनपुट क्या है? 35, ठीक है, तो आपने यहाँ 35 लिख देना। 35 ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू हो रही है, जी। तो रिजेक्ट अपडेट हो जाएगा, ये 2 1+1 2 हो गया, ठीक है। ठीक है सर। फिर वापस इधर आ गया, फिर आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? सर फॉल्स। तो नीचे आ जाएगा, 85 प्लस 20 105 आएगा, ठीक है। फिर नीचे जी। 105 ग्रेटर देन 100, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू। तो नीचे आ जाएगा टोटल वेट माइनस वेट, तो 105 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो 1285 आ गया, जी। ऐसे ही। फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट वेट ऑफ द आइटम 85, टोटल वेट में 85 है, नंबर ऑफ आइटम रिजेक्टेड 2, ये कंप्लीट हो गया। इससे टोटल आगे, वेट। हाँ, एक सेकंड सर, टोटल वेट 105 प्लस 85 नहीं होगा? नहीं ये अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या है? 105 है ना, यस। तो वो नीचे आ जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस बॉक्स को देखो, माइनस हो रहा है, अच्छा ओके।
तो दोबारा 85 हो गया, कितना हो गया? 85। तो फिर नीचे आया, नीचे आउटपुट बॉक्स क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ द आइटम, ये लिखा हुआ है। टोटल वेट में 85 पड़ा हुआ है, तो वेट ऑफ द आइटम 85, नंबर ऑफ आइटम रिजेक्टेड 2। सही? तो ये पूरा मैसेज आ जाएगा ना। ठीक है सर, ये समझ देखो आया। टोटल वेट में 85 आएगा, टोटल वेट में, क्योंकि टोटल वेट वेरिएबल है, यहाँ 85 है, वो आपने यहाँ शो करना है। और रिजेक्ट में 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 आया, रिजेक्ट में 2 पड़ा हुआ है, तो इसीलिए रिजेक्ट 2 लिखा हुआ, रिजेक्टेड 2। तो वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल में मैसेज के वैल्यू। साथ वो वैल्यू शो कर देगी। टोटल वेट में 85 पड़ा हुआ है, और रिजेक्टेड में, और रिजेक्ट में 2 पड़ा हुआ है, ये 2। ठीक सर। ठीक है, अब हो जाएंगे इस तरह के। यस सर, मैं एक सॉल्व कर लूँ? हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वो टेबल आपको ड्रॉ करना होगा, वो आप, या फिर आप ये टेबल ड्रॉ कर लें, मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। क्या करोगे? सर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। किसका, इसका या टेबल का? टेबल का ही है? सर मैंने स्क्रीन का लिया। नहीं, फ्लो चार्ट का इसका ले लिया फ्लो अलग। चार्ट, मैंने फ्लो चार्ट कर लिया, यस। ठीक है, तो टेबल आपको वर्ड पे ड्रॉ करना, टेबल रजिस्टर पे ड्रॉ करना है। यस। ये बना लो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर।
कर लिया आपने? नहीं सर। क्या हो रहा है? सर हो रहा है। मैंने आपको नेक्स्ट भेजा, वो भी कर लेना, फिर एक साथ दोनों चेक करते हैं, ठीक है? मैसेज कर देना। ठीक है सर।
सर एक चीज़ समझा सकते हैं? सर, हेलो। सर, हेलो। कैन यू हियर मी? सर, हेलो। सर, मुझे पूछना है कि अगर डिव डिव 5 और वैल्यू डिवाइड बाय 5 सेम चीज़ होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आया था। ये हसन आपने कर लिया? नहीं सर, मुझे एक सवाल था। सेकंड डिव वाले में? 5। जी सर। एक सेकंड, बोल लो पहले। सर, डिव 5 और वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 में फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ना मेंशन होता है
हाँ मेंशन कहीं कहीं मेंशन कर। हाँ ये देखो एक सेकेंड, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 टोटल की इनिशियल 0, ये आपका टोटल यहाँ पे आ गया। इनपुट वैल्यू, वैल्यू का कॉलम ये है, ये आपने 5 इनपुट कर दिया। इस वैल्यू इक्वल टू माइनस, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? सर फॉल्स। तो नीचे आ जाएगा, है ना। यस। वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, ये डिव है ना, देखो। अब 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 को 5 5 वन था से 5, डिवाइड। तो डिव आपको ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो 5 1 में 1 चला गया, ऐसे ही। फिर नीचे जी। है वैल्यू डिवाइड बाय, अच्छा इसमें भी यही आंसर आएगा कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 था 5, ये। तो यहाँ पे भी आंसर वही आ जाएगा, 5 2 में चला जाएगा। इस 5 1 इक्वल टू 5 2? यस, दोनों बराबर है। अब देखो यहाँ फर्क जी पता सर। लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू यानी वैल्यू 5 डिवाइड। है, इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं डिफ के थ्रू। तो 10 का टेबल 5 पे नहीं जा सकता, 10 का टेबल 5 में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना, तो यहाँ आंसर 0 आ जाएगा ना। तो ये देखो, टेस्ट 1 में 10 1 में 0 आ गया, ये वाला 0, ठीक है। अब वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू यानी 5 को 10 से डिवाइड करना है। अब ये जो डिवीजन वाला ना, ये आपको वो भी देता है डेसिमल पॉइंट। 10 का टेबल 5 पे नहीं जाता, 0 आ गया। आपने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया। 10 का टेबल 5 पे 5 टाइम क्या है, 50 आ गया। तो ये देखो, ये फर्क है। तो 0.5 आ, 10 2 में 0.5 चला गया। वो जो डिव है वो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन ये जो फॉरवर्ड स्लैश वाला होता है ना, इसमें याद है हम डेसिमल लगा के 3 0 लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जी सर। ये वाला डिव, ये इसमें और इसमें फर्क है। ये वाला डिव आगे नहीं बढ़ेगा जब अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा, 0 पे रुक जाएगा। ये देखो ना, इसका 0 आ रहा है, इसका 0.5 आ रहा है। अब हो जाएगा बाकी। जी सर। ट्राई कर लो फटाफट, ताकि हम नेक्स्ट पे जाएं। सर मैंने ये पहले मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे। ठीक है, नहीं जी सर हो गया। सर हम क्लास यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं, मुझे कहीं जाना है। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं हम क्लास यहाँ तक ख़त्म कर सकते हैं, मुझे कहीं जाना है। चलो ठीक है, ठीक है। फिर हमारा एक एरर रह गया, एरर फ्लो चार्ट रह गया। और फिर हमारे 4 टॉपिक रह गए। और कौन सा है? सर बबल सॉर्ट, अच्छा एरर्स। बबल सॉर्ट की, और लीनियर सर्च का मैं वीडियोस देख लूँगा लीनियर की वीडियो और देख लो। तो कल मैं ये करा जी। दूंगा आपका, ये फ्लो चार्ट और एरर। या और फिर हम एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपने जी। नवंबर 24 के पेपर देखे, जो मैंने आपको तीनों भेजे थे?
यस सर। तीनों देख लिए, एक देखो, पूर कितने देखे? पूर पूर सर देखें, आई वेंट थ्रू देम बट मैंने पूरे सॉल्व नहीं किए। पूरा देखो, पूरा गो थ्रू करो, मार्किंग स्कीम हम्म। को स्टडी करते जाओ। और फिर अगर वीडियो देख सकते हो तो वीडियो देख लो, उससे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जहाँ क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने तीनों की ओके। वीडियो भी भेजी हुई, ठीक है, तीनों की वीडियो भी भेजी हुई पेपर के साथ। ठीक है तो सर। आप कल आप मैं ये वीडियो देख लूँगा एरेस का, लेकिन मुझे एक दो सवाल है उसके बारे में जो ठीक मुझे है। आपसे कल पूछना है। हाँ, और टॉपिकल भी देख लेना अगर हो जाए कुछ। ओके। ठीक है, तो ठीक कल सर। 12 ओके। से 3 इंशाल्लाह, फिर 12 से 3 कल। ओके। ठीक ओके, है अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।